उत्तर प्रदेश पुलिस की मजबूती के लिए सीएम योगी जो है वो लगातार काम कर रहे हैं। नतीजा ये है कि अपराधियों में खौफ है, तो वहीं लोगों को यहां सुरक्षा की गारंटी भी मिलती हुई नजर आ रही है। इसी बीच सीएम ने अपराधियों को फिर वार्निंग दी कि अगर सुधर जाओ नहीं तो वरना योगी फोर्स जो है वो अपनी स्टाइल में यहां पर काम करना जानती है। हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं। योगी की इस चेतावनी को नजरअंदाज करने की गलती मत करना, वरना यमराज के रास्ते खुले हुए हैं। और योगी फोर्स वार्निंग न मानने वालों का यमराज वाला हाफ टिकट काट भी रही है, जिनकी तस्दीक ये तस्वीरें करने के लिए काफी है। और मथुरा में हत्या के मामले में फरार चल रहा धर्मेंद्र योगी फोर्स का पहला निशाना बना, जिसका पीतल वाला इलाज करके अस्पताल पहुंचा दिया गया। धर्मेंद्र ने पुलिस को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन अब चलने लायक नहीं बचा। रायबरेली में गौ तस्कर योगी फोर्स को देखकर भाग रहे थे, लेकिन पुलिस ने काल बनकर पीछा करते हुए हाफ एनकाउंटर कर दिया। नफीस तो पकड़ा गया, लेकिन अबरार फरार हो गया, हालांकि उसका नंबर भी लग गया है। वहीं मुरादाबाद में दुष्कर्म के आरोपी आसिम का योगी की यमराज रूपी पुलिस से सामना हो गया और अब वो स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में युवती से छेड़खानी करना इकराम को महंगा पड़ गया। योगी फोर्स ने काल बंद करना सिर्फ इकराम का हिसाब कर दिया, बल्कि मैसेज भी दे दिया कि अगर महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ किया तो क्या हश्र होगा। कोई व्यक्ति महाकाल का शिकार क्यों होता है? क्योंकि वह काल का ध्यान नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने काल का ध्यान रखा तो महाकाल भी आपका सहयोग करेगा। ये चेतावनी सीधे उन अपराधियों को है जो कि बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। अगर वो महिलाओं की इज्जत नहीं करते तो फिर योगी फोर्स उनका काल बनकर उनका शिकार करती है। बिजनौर के भूरा के साथ भी यही हुआ। भूरा उर्फ इकराम, जिसने 8 दिन पहले एक युवती से छेड़छाड़ की थी, विरोध करने पर युवती के पिता पर चाकू से हमला कर फरार हो गया था, लेकिन काल बनकर आरोपी को खोज रही योगी फोर्स के हत्थे आज चढ़ गया। फिर क्या, यूपी पुलिस ने अपने स्टाइल में उसका इलाज कर दिया, जो अब अस्पताल में अपने गुनाहों पर पछता रहा है। इकराम एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिस पर 15 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन बिजनौर पुलिस ने काल बनकर उसका हिसाब कर दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के दौरान चले पत्थरों से चौकियों का निर्माण कराया गया है। तो अब योगी की नजर उन घरों और दुकानों पर पड़ गई है जिनसे नफरतियों ने ये पत्थर चलाए थे, और अब इन घरों पर अगले 48 घंटे में ही योगी का बुलडोजर एक्शन देखने को मिलने वाला है। संभल की जामा मस्जिद के पास मौजूद ये वही घर और दुकानें हैं जहां से पिछले साल नवंबर में हिंसा के पत्थर चलाए गए थे। तकरीबन 8 बीघा जमीन पर कब्जा करके बनाए गए ये मकान और दुकान योगी की रडार पर आ गए हैं। रडार पर आने के साथ ही इनकी जांच का ऑर्डर भी निकल गया है। 22 लेखपालों की टीम गठित की है, जो कि 30 दिसंबर यानी कि परसों को मौके पर जाकर पूरे मामले की जाँच पड़ताल करेगी। डीएम पेंसिया के निर्देश पर 22 लेखपालों की टीम बनाई गई, जो कि राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ 30 दिसंबर को मौके पर जाएगी। 8 बीघा जमीन पर कब्जे की जांच के साथ पैमाइश करेगी और अवैध मकान और दुकानों को चिन्हित किया जाएगा। अतिक्रमणकारी तकरीबन 25 साल से कब्जा करके मकान और दुकान बनाकर रह रहे। संभल प्रशासन ने इन लोगों के साथ मीटिंग की और अल्टीमेटम दे दिया है। 48 घंटे के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और फिर योगी का बुलडोजर गरजेगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में योगी फोर्स ने वारंटी अपराधियों की परेड निकाली। अपराधी बार बार वारंट जारी होने के बाद भी थाने नहीं पहुंच रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने अपराधियों को पहले गिरफ्तार किया और उसके बाद इनकी परेड निकाल दी। लखनऊ के गोसाईगंज थाना में ये वो 17 अपराधी हैं जो कि शायद खुद को कानून से ऊपर समझ रहे थे, लेकिन योगी फोर्स ऐसे अपराधियों को कानून का पाठ पढ़ाना जानती है। कभी भी न्यायालय का कोई आदेश आता है, आप तुरंत जाकर उसको कंप्लाइंस करिए, समझ रहे ना, मैं दोबारा इसे फिर पकड़ के जेल जाओगे। ऐसे 22 अपराधी थे जो वारंट जारी होने के बाद फरार चल रहे थे, जिसमें से कई अपराधियों को 2-3 बार वारंट जारी किया गया था, लेकिन जब वो नहीं पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तमाम जो अपराधी हैं इनके का वारंट जारी हुआ था, लेकिन ये लोग वारंट जारी होने के बाद भी नहीं गए थे। अब परेड निकाल कर इन अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। मैसेज भी दे दिया गया है कि यूपी में कानून का पालन करने वाले ही रह सकते हैं, अगर कानून का उल्लंघन किया तो फिर एक्शन तय है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में योगी की दुर्गा वाहिनी सड़कों पर निकली। वो दुर्गा फोर्स जिसने कुछ दिन पहले ही एक अपराधी का एनकाउंटर किया था। योगी की इस नारी शक्ति ने सड़क पर निकलकर अपराधियों को मैसेज दिया कि अपराध करोगे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। गाजियाबाद की वो महिला पुलिस है जिसने खूंखार अपराधी का एनकाउंटर कर बता दिया था कि वो किसी से कम नहीं है। खुद सीएम योगी ने महिला शक्ति की तारीफ की थी और आज उसी महिला पुलिस ने सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। लगातार गाजियाबाद में ये महिला पुलिस बल और पुलिस जो पुरुष पुलिस बल है उसके नेतृत्व में ये एक छापे की कार्रवाई चल रही है। ये बहुत सेंसिटिव इलाका माना जाता है।
सड़कों पर फालतू भीड़ लगाने वाले लोगों को हिदायत दी तो महिलाओं को मैसेज दिया कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी सुरक्षा का जिम्मा मजबूत हाथों में है। फ्लैग मार्च को लेकर स्थानीय महिलाओं ने भी योगी सरकार और पुलिस की तारीफ की। स्त्री सर्वशक्तिमान है, इस पर हमारा विश्वास है। मुझे लगता है पहले से बेहतर स्थिति हुई है, सुरक्षित है महिलाएं। रात वगैरह में आते हैं वुमेन्स, तो उसके लिए सेफ्टी के लिए सही है। सीएम योगी की प्रायोरिटी में महिला सुरक्षा टॉप पर है और उनकी इसी प्रायोरिटी को दुर्गा फोर्स पूरा कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन इसी बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर ने बड़ी घोषणा कर दी है और कहा कि सुबह सपा अपने दम पर ही पंचायत चुनाव लड़ेगी। तो इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजभर सीएम योगी को चुनौती देंगे, सरकार में रहते हुए अलग क्यों लड़ेंगे। इसके पीछे इनका तर्क है कि पंचायत चुनाव दल के आधार पर नहीं होते हैं, पार्टियां अपने अपने समर्थकों को खड़ा करती है। अभी तक तो सभी पार्टियां अलग अलग लड़ने का मन बनाई है। सिर्फ सिंबल से चुनाव तो है ही नहीं, तो मनमान लोग लड़ते हैं उसमें तो किसको किसको रोका जाएगा। हालांकि ओपी राजभर ने साफ कर दिया है कि 2027 का विधानसभा चुनाव वो बीजेपी के साथ ही मिलकर लड़ेंगे। पंचायत चुनाव अकेले लड़ने से बीजेपी के साथ उनके संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और देखिए, आज के जमाने में अगर आपका 10 रुपया भी गिर जाए तो कोई लौटाता नहीं है। ऐसे में अगर आपको 50,000 रुपए की गड्ढी मिल जाए तो आप क्या करेंगे। गाजियाबाद में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में कुछ ऐसा ही हुआ जब अचानक मंच से अनाउंसमेंट शुरू हो गई। जहां बीजेपी के कार्यकर्ता ने जेब से 50,000 रुपए की गड्ढी गिर गई, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। आलम ये रहा कि इसके लिए मंच से अनाउंसमेंट करवाई गई। पूरी गड्ढी गिर गई है 50,000 रुपए की। हाँ, कृपया जिस कार्यकर्ता को मिल गया हो 45 एक बड़ा दिल दिखाते हुए कृपया एक बार हमारे मंडल के महामंत्री को पकड़ा देंगे। सुना आपने, इस बात पर जोर दिया कि बड़ा दिल दिखाएं और पैसे वापस कर दें। जनाब, अगर मन से नहीं बोलते तो शायद पैसे मिल भी जाते, लेकिन अब तो और मुश्किल नजर आ रही है। दरअसल यहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलने आए हुए थे। इस बीच जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो किसी कार्यकर्ता के पास से 50,000 की गड्ढी गिर गई। फिर क्या था, पूरे कार्यक्रम में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जब पैसे नहीं मिले तो मंच से अनाउंसमेंट हुए। पूरी गड्ढी गिर गई है 50,000 रुपए की। और वहीं इस पूरे कार्यक्रम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़ा दिल दिखाते हुए भगवान है या नहीं, इस बहस के बाद चर्चा में आए इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती इस्माइल नदवी ने जहर उगलना शुरू कर दिया है और देश से बड़ा दीन यानी कि धर्म की जो बहस है उसको छेड़ दी है। मुस्लिम समाज उनकी नफरती तकरीर पर अब लहालोट हो रहे हैं, जमकर तालियां बजा रहे हैं, यानी कि भारत में एक नए भड़काऊ जाकिर की एंट्री हो गई है। ये वही नदवी है जो खुद को इस्लाम का जानकार कहते थे। ये वही नदवी है जिन्हें म्यूजिक से परहेज है। शरीयत की बात करते करते नदवी ने लोकतंत्र को ही चुनौती दे दी। यही नहीं, नदवी तो दीन को ही देश से बड़ा बताने लगे। मतलब साफ है, नदवी के लिए देश कुछ नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसा जाकिर नाइक सोचता था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद को लेकर पहले से ही घमासान छिड़ा हुआ है। इसी बीच बाबरी को बनाने का एक नया मॉडल सामने आया है। यहाँ पालतू बतख और मुर्गों की नीलामी करके चंदा जुटाया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव ने बवाल खड़ा कर दिया है। इस बीच दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में मुर्गे की नीलामी की जा रही है, वहीं दूसरी तस्वीर में बतख को बेचा जा रहा है। मुर्गे की बोली 500 से शुरू हुई और 1000 में बिका। बोलें 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 अल्लाहर प्रेमिकरा बोलें 1002 1002 1002 1003। अब इसी तरह बतख की भी नीलामी हुई। बोली 500 से शुरू हुई और 900 में ये बिकी। 908 902 902 902 903। बाबरी मस्जिद के निर्माण में चंदा देने का सिलसिला लगातार चल रहा है। मस्जिद के निर्माण के लिए मुस्लिम भाईजान पालतू जानवरों की बोली लगा रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी के लिए चंदा देने का नया फॉर्मूला आखिर क्या है। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी के निर्माण के लिए लोग चंदा जुटा रहे हैं। जिनके पास पैसे नहीं वो पालतू जानवर या फिर पंछी यहाँ पर दान करते हुए नजर आ रहे हैं। बाजारों में उनकी नीलामी की जा रही है और पैसे मस्जिद निर्माण के लिए दान दिए जा रहे हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि मुर्गियां बेची नहीं जा रही हैं, बल्कि नीलाम की जा रही हैं और बेचने से एक सीमित धनराशि ही मिल सकती है, जबकि नीलाम करने में आपको मन मुताबिक रुपए चंदे के तौर पर यहाँ मिल सकते हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद का निर्माण करा रहे हुमायूं कबीर खुद को मुस्लिमों का मसीहा मानने लगे हैं और इसका नशा उनके बेटे पर ऐसा सिर चढ़ के बोल रहा है कि उसने छुट्टी मांगने के लिए अपने ही बॉडीगार्ड की यहाँ पिटाई कर दी।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हुमायूं कबीर के घर पहुंच गई और हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद उर्फ रॉबिन को हिरासत में ले लिया। घटना के वक्त कई लोग वहां मौजूद थे, लेकिन कोई भी गवाही देने के लिए सामने नहीं आया। पता चला कि रॉबिन सिर्फ इस बात पर अपने बॉडीगार्ड पर भड़क गया था कि उसने छुट्टी की मांग की थी। उसने बहस शुरू कर दी और फिर पीएसए को पीटना शुरू कर दिया, गाली गलौज भी की। घटना शाक्तिपुर में मौजूद हुमायूं कबीर के ग्राउंड फ्लोर कार्यालय में हुई। इस कार्रवाई को ममता सरकार के पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे हुमायूं कबीर नई बाबरी के नाम पर चुनौती देने लगे थे। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बांदीपोरा में जहां विस्फोटक बरामद किया गया था, देखिए उसको डिफ्यूज किया गया है। सुरक्षा बलों ने इसे डिफ्यूज किया है। सोपोर बांदीपोरा रोड पर ये संदिग्ध विस्फोटक मिला था। सर्च ऑपरेशन के दौरान देखिए सुरक्षा बलों को ये मिला था, जिसके बाद लगातार इलाके में अफरा तफरी का माहौल था और अब इसको डिफ्यूज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ब्लॉक प्रमुख के बेटे ने सत्ता के गुमान में अपनी फॉर्च्यूनर से पहले तो एक बाइक सवार को धक्का मार दिया और इसके बाद जब बाइक सवार ने बहस शुरू की तो दोबारा धक्का मारना शुरू कर दिया। अपनी इसी फॉर्च्यूनर से ब्लॉक प्रमुख का बेटा रौब दिखाता रहा और बाइक सवार को 700 मीटर दूर तक घसीटता रहा। यूपी कॉलेज गेट के सामने घटी इस घटना के बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने फॉर्च्यूनर को घेर लिया। लोगों का गुस्सा देख पुलिस ने आरोपी को सुरक्षा घेरे में लेकर थाने पहुंचाया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। किसी का लड़का हो, चाहे वो किसी नेता का हो, पुलिस वाले का हो, कार्रवाई हो, परेशान जब तक कार्रवाई नहीं होगी पहले हटोगे तभी तो कार्रवाई होगी। राहत की बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सीधे ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है, जहां पर एक महिला का शव मिला है। डंपिंग यार्ड में महिला का शव बरामद किया गया है। शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, तो वहीं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 142 में ये शव बरामद किया गया है। बड़ी जानकारी ग्रेटर नोएडा से, जहां पर एक महिला का शव मिला है। हालांकि इस शव की पहचान नहीं हो पाई है। तो वही नए साल की आहट के साथ ही धर्म और आस्था के केंद्रों पर जन सैलाब जो है वो उमड़ रहा है। काशी से लेकर मथुरा, कटरा, उज्जैन और शिरडी तक हर तीर्थ नगरी भक्ति के रंग में सराबोर है। कड़ाके की ठंड, कोहरा और लंबी कतारें भी श्रद्धालुओं के विश्वास को बिल्कुल डिगा नहीं पा रही और इसीलिए सुरक्षा का घेरा भी मजबूत कर दिया गया है। देश भर से लाखों लोग अपने आराध्य के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं और इसका असर सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था तक साफ नजर आ रहा है। धर्मनगरी काशी आस्था के महासागर में डूबी है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन और नए साल के स्वागत के लिए रोजाना 5 से 6 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं ब्रजभूमि मथुरा में नववर्ष से पहले वातावरण राधे राधे और जय श्री कृष्ण के जय घोष से गूंज रहा है। उज्जैन में 2 दिनों में ही 5 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं। शिरडी में साईं भक्तों की भीड़ है। वहीं देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रोजाना 25 से 30 हजार श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। काशी विश्वनाथ में 5 से 6 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मथुरा में 25 से 30 हजार श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं। सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। देवघर में भक्तों की लंबी कतार है। उज्जैन में 5 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं। शिरडी में 6 लाख भक्तों की व्यवस्था की गई है। कटरा में 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। बम निरोधक दस्ता है, क्यूआरटी टीम है, सीआरपीएफ और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। नए साल की दहलीज पर देश की तीर्थ नगरियां आस्था, व्यवस्था और उत्साह का अनोखा संगम दिखा रही है। देवभूमि में धामी सरकार के ऑपरेशन कालनेमी से फर्जी बाबाओं और ढोंगी संतों के बीच खौफ का माहौल है। उत्तराखंड के बागेश्वर में मंदिरों की घंटियों और मंत्रोच्चार के बीच इन दिनों एक अलग ही हलचल दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में धर्म के आड़ में पाखंड, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी। और यही कारण है कि यहाँ लगातार पुलिस एक्शन के बीच ढोंगी बाबाओं में खौफ है। धार्मिक आस्था के नाम पर कोई फर्जी तरीके से साधु की भेष में घुसपैठिया न हो, इसके लिए लगातार ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जहां बाबाओं की आईडी चेक की जा रही है और धार्मिक आस्था की आड़ में लोगों को गुमराह करने वाले ढोंगी बाबाओं पर पुलिस की सख्त नजर है। सीएम धामी के निर्देश पर शुरू हुए इस ऑपरेशन कालनेमी ने जिले भर में खलबली मचा दी है और यही कारण है कि प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे 19 बांग्लादेशी भी गिरफ्तार किए गए, जबकि 10 को रिपोर्ट किया गया और 9 पर कार्रवाई जारी है। चेकिंग के दौरान बाबाओं को जांच के बाद कड़ी चेतावनी दी गई और साफ कर दिया है कि आस्था के नाम पर ठगी करने वालों के लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं है। और अब बात जाबाज भारतीय सेना की। सर्दियों में 30 से 35 आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में है, लेकिन अब भारतीय सेना पूरी तरह से चौकस है। -40 डिग्री सेल्सियस पर एलओसी की सुरक्षा में जवान दिन रात तैनात है। इसी बीच भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी करके मुनीर की दहशतगर्दों को यमराज वाला मैसेज दिया है, जिसका कैप्शन है,
#Shadows in Street। आसमान में आंख, अदृश्य कभी भी नहीं है। मतलब साफ है कि आतंकी कहीं भी छिपे हो, सुरक्षा कर्मी खोज निकालेंगे। बीहड़ का जंगल हो, पहाड़ हो, नदी हो या नाला, भारतीय सेना ने हर रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। आधुनिक तकनीक से लैस भारतीय सेना चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही है। ड्रोन दिन रात उड़ रहे हैं। जंगल हो, पहाड़ हो या सर्दियों में जम चुके ग्लेशियर, हर जगह भारत के जांबाज मौजूद है। आतंकी अगर भारत की ओर नजर उठाएंगे तो जवान उनका जहन्नुम का टिकट काट देंगे। देखिए हमारे जवान कैसे -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में LOC की सुरक्षा कर रहे हैं। ये तस्वीरें मुनीर और आतंकियों के आका को चेतावनी है कि भारत की ओर नजर भी उठाओगे तो ठोक दिए जाओगे। और देखिए, कहा जाता है कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता। तभी तो पाकिस्तान से सीमा हैदर भारत आ गई और सना रानी के लिए बिना पासपोर्ट के ही अलीगढ़ का बादल बाबू पाकिस्तान चला गया। लेकिन अब उसे लेकर एक खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि बादल बाबू को पाकिस्तान के जेल से रिहा कर दिया गया है। 1 साल तक पाकिस्तान में सजा काटने के बाद आखिरकार उसे रिहा कर दिया गया है। वहीं इस खुशी में पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गई। परिवार वालों ने खुशी जताते हुए इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद भी दिया। साथ ही उसके जल्दी भारत लौटने की कामना करते दिखे। हालांकि वो भी डिटेंशन सेंटर में रहेगा। पाकिस्तान में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही बादल बाबू को भारत भेजा जाएगा। दरअसल बादल को फेसबुक के जरिए पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो गया। प्यार परवान चढ़ा तो वो साल 2024 में घर वालों को बिना बताए पाकिस्तान पहुंच गया, लेकिन युवती ने शादी से इनकार कर दिया। तो बादल वहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में काम करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया था। राजस्थान के कोटा से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक साथ कई मासूम जिंदगियां खतरे में आ गई, क्योंकि यहां स्टोन फैक्ट्री की पॉलिश यानी कि स्लरी का दलदल 3 मासूम बच्चों के लिए मौत का जाल बन गया। ये देखिए, करीब 4 फीट गहरे स्लरी दलदल में खेलते खेलते ये 3 बच्चे फंस गए। ये बच्चे कोटा स्टोन की स्लरी पर खेल रहे थे, लेकिन अचानक दलदल में धंसते चले गए। 2 बच्चे कमर तक फंस गए, जबकि सबसे छोटा बच्चा गले तक सफेद दलदल में धंस गया। करीब 1 घंटे तक बच्चे जान बचाने के लिए चीखते रहे। काफी देर बाद आसपास के लोग दौड़ कर आए और बच्चों को निकालने की कोशिश करने लगे। पहले पत्थर डालकर रास्ता बनाने की कोशिश की, बच्चों को पकड़कर ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन सब तरकीब फेल साबित हुई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद साड़ी और रस्सियों की मदद से तीनों बच्चों को बाहर निकाला गया। बता दें कि इलाके में सैकड़ों कोटा स्टोन फैक्ट्रियां हैं जो निजी जमीन पर खुलेआम स्लरी डंपिंग यार्ड बनाए हुए हैं। लेकिन ये घटना प्रशासनिक लापरवाही और औद्योगिक प्रदूषण की बड़ी चेतावनी है और सवाल है कि अगली बार जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि जहां मुनाफे के लिए मासूमों की जान दांव पर लगी हुई है। और हैदराबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुट गई है। फैक्ट्री में आग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है, तो वहीं आसमान में आप देखिए किस तरह से काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये तस्वीरें आपको डराएंगी, क्योंकि फैक्ट्री में इतनी भीषण आग लगी है कि दूर दूर तक आग की लपटें देखी जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि भारत लिंचिस्तान में तब्दील हो गया है। गांधी और नेहरू के भारत को लिंचिस्तान में बदल दिया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग पर शोर मचा था, लेकिन जब हमारे अपने देश में लिंचिंग होती है तब नहीं। तो देखिए, महबूबा मुफ्ती की ओर से ये विवादित बयान सामने आया है। मुल्कस मज वनकस माहौल बड़ खतरनाक खराब माहौल। तुम वो बांग्लादेश मज आए क्या सन हंद बई लिंच कर सरसे मुल्कस मज वोत शोर, मगर ये सात सनिस मुल्कस मज लिंच कर इखलाक पे गो शुरू वन तुम बंद गसान क्या। रात न कि ओतर कोर ओडियास मज बे मार कन चटिक तमिस क्या कोरुक। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़ते ही जा रहे हैं और यूनिट सरकार बस कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बन गई है। तभी तो 10 दिन के अंदर 2 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया और कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। ये 3 तस्वीर आपको इस बात की गवाही दे रही होगी। पहली तस्वीर 27 तारीख की है, जहां हिंदुओं का घर जला दिया गया। दूसरी तस्वीर 24 दिसंबर की है, जबकि तीसरी तस्वीर दीपू की मौत की है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी किस कदर अपना आतंक फैला रहे हैं, ये तस्वीर इसका जीता जागता सबूत है। ये तस्वीर बांग्लादेश के फिरोजपुर की है, जहां पर हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया और लोग बस वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, जबकि कैमरे के पीछे खड़े लोग फूट फूट कर रो रहे हैं। महिला बार बार आग बुझाने की बात कर रही है, लेकिन वहां खड़े लोग सिर्फ तमाशबीन बने हैं। ऐसी ही तस्वीर आपने 24 दिसंबर को भी देखी होगी। रात के अंधेरे में कट्टरपंथियों ने एक घर को आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में हिंदू होना अब गुनाह हो गया है। दीपू दास की हत्या के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो अब वक्त के साथ और भी ज्यादा बढ़ गया है।
वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करते करते कट्टरपंथी इतने ज्यादा बेखौफ हो गए हैं कि उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के खिलाफ भी अपना जहर उगलना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के एक मौलाना ने तो रविंद्रनाथ टैगोर को मुस्लिम, बंगाल और बंगालियों का दुश्मन तक घोषित कर दिया है। यही है वो मौलाना शेख अब्दुल रज़ाक, जिसने न सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर पर टिप्पणी की बल्कि उसकी कट्टरपंथी संस्था ने एक स्कूल में चल रहे संगीत कॉन्सर्ट पर भी हमला बोल दिया। और यही बवाल के बीच मौलाना ने तकरीर देनी शुरू कर दी, क्योंकि मौलाना को पता है कि रविंद्र संगीत के जरिए बांग्लादेश में कहीं न कहीं हिंदुस्तानी संस्कृति जिंदा है। और यही वजह है कि कट्टरपंथी बांग्लादेश से भारतीय प्रतीकों को हिंदुओं समेत खत्म करने पर आमादा है, जिसे कहीं न कहीं मोहम्मद यूनुस और तारिक रहमान दोनों ही शह दे रहे हैं। तो इन बांग्लादेश अब पूरी तरीके से पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। कट्टरता वहां पूरे तरीके से हावी है। मुनीर की आतंकी ब्रिगेड काम पर है और वहां भी अब भारत के खिलाफ कश्मीर की आजादी के नारे लगवाए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां एक चौराहे पर हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए लोग आजादी आजादी के नारे लगाते नजर आए। हैरानी की बात तो ये है कि यहां कश्मीर की आजादी के नारे लगाए गए हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ये जहर पूरी तरह से फैल गया है। अपने हालात पर रोने वाले मुनीर की आतंकी ब्रिगेड अब बांग्लादेश में भी सक्रिय होती जा रही है। दरअसल यहाँ कट्टरपंथी संगठन इनकलाब मंच ने बंद का आह्वान किया था। वैसे तो ये बंद उस्मान हादी के समर्थन में बुलाया गया था, लेकिन उसका एजेंडा भारत विरोधी ही था। तभी तो जिस कश्मीर का बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ कश्मीर के जिक्र का कोई मतलब नहीं था। आतंकिस्तान की राह पर चल रहे बांग्लादेश का भी हाल बहुत जल्द ही इस्लामाबाद जैसा होने वाला है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान हमेशा खुद को भारत से बेहतर बताने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसी कोशिश में हर बार वो अपने ही मुल्क की पोल खोल देते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तो आतंकिस्तान को ऐसा सदमा लगा है कि वो भारत की मार को ही नहीं भूल पा रहा है। पाकिस्तान का CDF आसिम मुनीर कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक सेना को अल्लाह की मदद मिली, लेकिन अब पाकिस्तान के ही राष्ट्रपति आसिफ ने बातों ही बातों में सच उगल दिया कि कैसे उन्हें बंकर में छिपने के लिए कहा गया था। जरदारी बताना तो पाकिस्तान को मजबूत चाह रहे थे, लेकिन सच कभी नहीं छिपता और शायद उनके साथ यही हुआ। ऑपरेशन सिंदूर की मार ही ऐसी है कि रह रहकर सच सामने आ रहा है और ये एक ऐसा जख्म है कि पाकिस्तान इसे कभी नहीं भूल पाएगा। उत्तर भारत समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और देखिए, भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुए सीएम योगी ने रैन बसेरा बनाने और वहां पर पुख्ता इंतजाम करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही कहा कि ठंड में कोई गरीब नहीं मरे, इसके लिए पर्याप्त राशि भी मुहैया कराई जाए। और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीएम योगी को लोगों की कितनी फिक्र है। गोरखपुर में उन्होंने जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे। अधिकारी सीएम के हाथों में कंबल और खाने के सामान दे रहे हैं और सीएम उन्हें गरीबों के बीच बांट रहे हैं। सीएम ने अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिया है कि राज्य में ठंड से कोई नहीं परेशान हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। भीषण शीतलहरी को देखते हुए सरकार ने सभी जिला प्रशासन को हर जनपद में रेन बसेरा बनाने के लिए, जरूरतमंदों के लिए कंबल आदि वितरण करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई है। सीएम की सख्ती का असर है कि शहरों में अलाव की व्यवस्था की जा रही है, ऊनी वस्त्र और कंबल बांटे जा रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने यक्ष नाम की ऐप लॉन्च की है और इसका मकसद है माफिया अपराधियों की जानकारी एक क्लिक पर आपके सामने आना। ऐप को लॉन्च हुए अभी 24 घंटे ही हुए कि उस यक्ष ऐप के जरिए एक्शन का पहला ट्रेलर भी सामने दिख गया और माफिया का बुलडोजर वाला इलाज भी हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को AI और बिग डेटाबेस पुलिसिंग टूल ऐप यक्ष लॉन्च किया और ललितपुर में शराब माफिया रडार पर आ गए। ललितपुर में आबकारी विभाग और योगी फोर्स ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर शराब माफिया के ठिकानों पर एक्शन लिया। जैसे ही योगी का बुलडोजर पहुंचा, शराब माफिया में हड़कंप मच गया। पीले पंजे ने अवैध ठिकानों को जमींदोज कर दिया, तो वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा। तस्वीरों में देखिए, माफिया ने जमीन के अंदर ड्रमों में भरकर रखी कच्ची शराब को छिपा रखा था। पहले तो JCB से ड्रमों को जमीन खोदकर निकाला गया, फिर अवैध ठिकानों को बुलडोजर से समतल कर दिया। आबकारी टीम ने 150 लीटर कच्ची शराब जब्त की, तो वहीं 8000 लीटर लहन को भी नष्ट कर दिया। ड्रोन कैमरों की मदद से अवैध मद निष्कर्षण के स्थानों को चिन्हित करते हुए JCB के माध्यम से जमीन में गड़े ड्रमों को निकाला गया। योगी ने कुछ दिन पहले ही एक बार फिर माफिया को चेतावनी दी है कि यूपी में किसी को पनपने नहीं देंगे और यक्ष ऐप इसलिए लॉन्च की गई है।
और अब खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से, जहां कुत्ते के काटने से एक भैंस की मौत हो गई। इसके पहले भैंस के दूध से दही बनाकर रायता बनाया गया था, जिसे भोज में परोसा गया था। अब भैंस की मौत के बाद रायता खाने वालों में रेबीज की आशंका से दहशत फैल गई। गांव के लोग दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचे। करीब 200 लोगों को एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया। अस्पताल में अचानक इतने सारे लोग पहुंचे तो उनके लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था करनी पड़ी। दरअसल एक भैंस को पागल कुत्ते ने काट लिया था। 13वीं संस्कार के भोज में भैंस के दूध का इस्तेमाल हुआ। करीब 1000 से ज्यादा लोगों ने भोजन किया। गुरुवार को भैंस अचानक मर गई, जिसके बाद लोग अस्पताल पहुंचने लगे। डॉक्टरों का कहना है कि रेबीज का किसी भी पशु के दूध से साइड इफेक्ट नहीं होता। लोगों में बेवजह की आशंका बनी हुई है। फिर भी जो लोग एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए अस्पताल आ रहे हैं, उन्हें इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक नाश्ता सेंटर पर कुत्ते को समोसा खिलाने को लेकर जबरदस्त बवाल मच गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हाथापाई तक ये पूरा मामला पहुंच गया। दरअसल एक अक्षय झा नाम के युवक और नाश्ता सेंटर संचालक के बीच मारपीट हो गई। वो भी इसलिए क्योंकि अक्षय झा पर आरोप है कि वो अपने पालतू कुत्ते को लेकर नाश्ता सेंटर पहुंचा था। ट्रे से समोसा निकाला, कुत्ते को सुंघाया और फिर वही समोसा ट्रे में वापस रख दिया। नाश्ता सेंटर संचालक ने जब इसका विरोध किया तो बात आगे बढ़ गई और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। तो वहीं दूसरी ओर आरोपी अक्षय की बहन ने पुलिस में शिकायत दी है कि भाई ने कुत्ते को नाश्ता दिया था, लेकिन कुत्ते ने नहीं खाया। ऐसे बात को लेकर नाश्ता सेंटर के संचालक ने उसके भाई के साथ मारपीट की। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर काउंटर केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन सार्वजनिक खाने की जगहों पर लापरवाही और विवाद कब समझदारी में बदलेगा, सोचिएगा जरूर। और देखिए, सर्दियों में अगर आप भी रोज अंडे खा रहे हैं तो ये खबर आप ही के लिए है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अंडों को रंग कर देसी अंडे के रूप में बेचने का एक मामला सामने आया, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन मोड में है और शनिवार की रात अंडा दुकानों पर छापेमारी की। अंडों के नमूने को जांच के लिए लैब में भेजा गया और अब सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान ये भी पाया गया कि दुकानों पर अंडों का रखरखाव खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार नहीं था। खाद्य सुरक्षा विभाग को शिकायत मिली कि अंडों को रंग कर बेचा जा रहा था। इसके अलावा खतरनाक केमिकल का भी इस्तेमाल हो रहा था, जिसके बाद टीम ने यहां छापेमारी की। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अपील की है कि वे अंडे या अन्य खाद्य पदार्थ खरीदते समय उनकी गुणवत्ता, रंग और पैकेजिंग पर विशेष ध्यान दें। किसी भी प्रकार की मिलावट या संदेह की स्थिति में तत्काल खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचित किया जाए, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके और सेहत से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा मिले। और देखिए, दुनिया भर में शादी को लेकर अलग अलग रिवाज है। आज हम आपको चीन के यूनान प्रांत में रहने वाले दाई समुदाय के बारे में बताएंगे, जहां पर लड़कियां चिकन खिलाकर अपने लिए योग्य वर की तलाश कर रही हैं। चौंकिए मत, ये 16 आने सच है। इस परंपरा को चिकनेज ए मैच मेकर कहा जाता है। दाई समुदाय के लोग इसे यूएस साओ कहते हैं। जब लड़की शादी के लायक हो जाती है तो परिवार वाले उसे नए साल के मौके पर पारंपरिक कपड़े पहनाकर मीट बेचने बाजार भेजते हैं। इसका असल मकसद मीट बेचना नहीं, बल्कि पसंद के लड़के को आकर्षित करना होता है। दुकान पर कुछ ऐसे रिश्ता तय होता है। लड़का आकर कीमत पूछता है। अगर लड़का लड़की को पसंद नहीं आया तो लड़के को दोगुनी कीमत लड़की को देनी पड़ती है। अगर लड़का पसंद आ गया तो लड़की उसे कुर्सी देकर पास बैठने को कहती है। फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। इसके बाद दोनों मीट और कुर्सी लेकर शांत जगह पर जाते हैं, जहाँ वे एक दूसरे से अपने दिल की बात कहते हैं। इसके बाद दोनों की शादी होती है ना, अपने देश से हटकर अनोखा रिवाज। तो वहीं यूपी के चंदौली में लुटेरी दुल्हन की वजह से एक परिवार बुरी तरह से फंस गया। शादी के महज 5 घंटे के बाद ही दुल्हन ने अपना असली रूप दिखाया और स्टेशन से चाय के बहाने 9-2-11 हो गई, जिसके बाद हंगामा मच गया। और दुल्हन की तलाश में देर रात थाने के दरवाजे खटखटाने लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शादी का झांसा देकर लड़के वालों से फर्जी मैरिज ब्यूरो ने 1,80,000 की ठगी भी ली थी। लेकिन जब लड़के वालों ने पैसे मांगे तो उनके साथ बदसलूकी भी की गई। 1 लाख रुपए लिए है और ये मैं खड़ा हूँ, मेरे पे बंदूक अड़ा दी थी ये इनके आदमी ने। ये सामने ये मेरी माँ पे और मेरे पे बंदूक अड़ा दी थी। अब बोलो 1 लाख रुपए आपको आज दोगे कि नहीं दोगे। वहीं शादी से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लड़का लड़की को एक दूसरे से मिलवाया जा रहा है। आप भी टाइम में आपके पास ये लड़का है, ये देख लीजिए, ये लड़का है और ये आप हो। अगर आपको जम रहा है लड़का तो आप शादी के लिए हाँ करिए। अगर हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे आपसे, अच्छा है ना। लेकिन किसे पता था कि शादी के 5 घंटे बाद ही जो अरमान पाले लड़के वाले अपने घर जा रहे थे वो स्टेशन पर ही टूट जाएगा।
मध्य प्रदेश के रायसेन में एक शख्स अपनी पत्नी से मिलने के लिए एक टावर पर जा चढ़ा, जिसके बाद मौके पर फिल्म शोले का सीन बन गया। शख्स पावर ग्रिड के हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया और बीवी से मिलने की लगातार गुहार लगा रहा था और नीचे गांव वालों की भी भारी भीड़ लग गई। नाराज पत्नी को मनाने के लिए युवक अपने ससुराल पहुंचा हुआ था, लेकिन पत्नी ने मिलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये युवक गांव के पास से गुजरते हाई टेंशन टावर पर जा चढ़ा। रायसेन के निखेड़ा गांव की इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस भी मौके पर जा पहुंची। युवक अपनी पत्नी का नाम पुकारते हुए चिल्ला रहा था और नहीं बुलाने पर कूदने की धमकी दे रहा था। युवक ईंट के भट्टे पर मजदूरी करता है और कुछ दिनों से इसका पत्नी से विवाद चल रहा था। नाराज होकर पत्नी मायके चली गई। अपनी मांग मनवाने के लिए ये टावर पर चढ़ गया। गांव वालों ने पुलिस की सहायता से बड़ी मुश्किल से इसे नीचे उतारा। हरियाणा के पंचकुला से चंडीगढ़ तक आदमखोर के आतंक से इस वक्त लोग परेशान हैं। दरअसल पंचकुला सेक्टर 6 के रिहायशी इलाके में अचानक से एक तेंदुआ घुस गया, जिसकी वजह से यहां लोगों में हड़कंप मच गया। तेंदुए को देखकर लोग अपने घरों में घुसने के लिए मजबूर हो गए और इलाके में डर का माहौल फैल गया। वहीं इस दौरान तेंदुआ एक घर के गार्डन में दिखाई दिया, लेकिन एक बहुत डर था कि वो हमारे घर के आगे भी आ सकता था। शोरगुल के बीच तेंदुआ एक घर से दूसरे घर पर छलांग लगाकर वहां से निकल गया। वहीं इस दौरान उसे पकड़ने की भी कोशिश हुई, लेकिन वो नाकाम साबित हुई। इस बीच तेंदुआ एक कंस्ट्रक्शन वाले घर में भी जा घुसा, जहां पर 15 से 20 मजदूर काम कर रहे थे। ये जगह यहीं पर ये लोग बैठे हुए थे और यहीं पर वो लोग लंच कर रहे थे, जिसमें तेंदुआ आया और सामने जो गेट आप दिख रहे हैं, गेट खुला है, वहां से तेंदुआ आया और इन लोगों के बिल्कुल पास से निकलता हुआ जो है घर के अंदर चला गया। वहीं इलाके में वन विभाग की टीम भी पिंजड़े के साथ दिखी, लेकिन तेंदुआ लगातार एक जगह से दूसरी जगह भागता दिखा। तेंदुए की मूवमेंट को देखते हुए लोगों को घरों में ही रहने की एडवाइजरी जारी की गई है और उसके सटीक लोकेशन का पता लगाने के लिए ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सोचिए, अगर आप रास्ते से कहीं जा रहे हो, अचानक से बीच सड़क पर एक कोबरा आपके सामने आ जाए तो क्या आप करेंगे? यूपी के शाहजहांपुर में कुछ ऐसा ही नजारा दिखा जब बीच सड़क पर एक कोबरा फन फैलाए हुए नजर आया, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। दोनों तरफ खेत और बीच सड़क कोबरा देखकर लोग घबरा गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो सड़क क्रॉस कर जाए। कोबरा फन फैलाए उनके सामने खड़ा दिखा। वहीं इस दौरान सड़क के दोनों ओर लोग अपनी गाड़ियां खड़ी कर वीडियो बनाते दिखे। लगभग 1 घंटे तक नागराज सड़क पर फन उठाकर खड़ा रहा। कुछ समय के बाद कोबरा गन्ने के खेत में जाकर लापता हो गया। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पर नेवले और नाग की लड़ाई चल रही थी, जिसमें नाग घायल हुआ। लोगों के पहुंचने पर नेवला तो मौके से भाग गया, लेकिन नाग बीच रोड पर अपना फन उठाकर लोगों को अपनी ताकत का एहसास दिखाता रहा। और अब खबर उत्तर प्रदेश के औरैया से, जहां पर बमूरीपुर गांव में एक साथ 3 अजगर के निकलने से लोग यहां दहशत में आ गए। तत्काल लोगों ने वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और तीनों अजगर का रेस्क्यू शुरू हुआ। देखिए बीच सड़क पर कैसे ये तीनों अजगर रेंग रहे हैं, डर से बच्चे चीख रहे हैं। इस गांव का हर शख्स डरा हुआ है। लाठी डंडों से अजगर को बच्चों से दूर किया जा रहा है। अजगर की लंबाई 12 से 15 फीट के बीच है, जो ये बताने के लिए काफी है कि ये कितने खतरनाक है। हालांकि अब वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया है। औरैया जिले में हाल के दिनों में कई बार अजगर मिलने की खबरें सामने आई है, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना रहा है। वन विभाग ने जागरूकता बढ़ाने के साथ ही तत्काल सूचना देने की अपील की है, ताकि अजगर से लोगों को बचाया जा सके। बिहार में शराबबंदी के बाद भी वहां माफिया कोई न कोई जुगाड़ निकाल ही लेते हैं तस्करी करने का। और ऐसा ही एक मामला बिहार के नवादा से सामने आया, जहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस को एक कार से कई ब्रांड के 500 से ज्यादा शराब की बोतलें मिली, जिसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। ऐसा लग रहा था कि मानो ये बोतल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। हर ब्रांड का शराब इस कार में आपको मिल जाएगा, मानो ये चलता फिरता मिनी बार हो। दरअसल नवादा में पुलिस को सूचना मिली थी कि वहां कार में अवैध तरीके से शराब की तस्करी की जा रही है। मौके पर पुलिस ने चेकिंग शुरू किया। गाड़ी में क्या है आप बता दीजिए अपने से। शराब है तो कहाँ से लेके आ रहे थे? धनबाद से लेके आ रहे हैं। जिसे सुनकर पुलिस वालों का भी दिमाग चकरा गया। दरअसल यहाँ कार की बैक लाइट के पीछे तहखाना बना हुआ था, उसमें ही शराब की बोतलें छिपाई गई थी, जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। तो नोट है? बदमाश कार की बैकलाइट और सीट के नीचे शराब छिपाकर तस्करी कर रहे थे। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।